बहू, तू जानती है ना कि मुझे इस समय पर नाश्ता करना पसंद है, मगर तूने तो आज रसोई में झांक कर भी नहीं देखा। और इतना काम तो सामान्य घरों की लड़कियों को करने की आदत है। चल जल्दी से नाश्ता बना दे। तू क्या चाहती है कि मेरा संजय भूखा ऑफिस चला जाए? सुमित्रा जी चिल्ला चिल्लाकर छोटी बहू रीना को आदेश दे रही थी। रीना को इस बात पर बहुत दुख हुआ कि संजय जेठ जी का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है। उसकी पत्नी सुनीता देर तक सोती रहती है और फिर रानी की तरह नाश्ता करते ही घर से निकल जाती। उसको कभी सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अमीर घर की लड़की थी और फिर सुमित्रा जी की बहन की बेटी भी थी। इसीलिए उसको किसी भी काम के लिए कोई कुछ नहीं कहता था। रीना के पिताजी साधारण से कर्मचारी थे और उससे पहले उनका कोई रिश्ता भी नहीं था, इसीलिए उसे बार बार उसकी औकात याद दिलाई जाती। लेकिन आज रीना ने भी आखिर कह ही दिया, माँ जी सुनीता भाभी है ना अपने पति का ख्याल रखने के लिए। मेरी तबीयत कल बारिश में कपड़े धोने की वजह से ख़राब हो गई। रीना ने इतना कहने की देर थी कि सुमित्रा जी जोर से चिल्लाने लगी। मुकेश ने किसी तरह आकर मामला शांत किया, मगर सुमित्रा जी ने मुकेश को भी खूब बातें सुना दी। न जाने क्यों वो रीना के साथ साथ अपने बेटे को भी स्नेह की नज़रों से नहीं देखती थी। रीना के पति मुकेश का भी अपनी माँ के साथ बहुत अजीब सा व्यवहार था, लेकिन फिर भी वो रीना को अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की इजाज़त नहीं देता था। दिन ऐसे बीतते गए। एक दिन अचानक सुमित्रा जी को लकवा मार गया। अब वो बिस्तर पर पड़ी रहती। रीना तो पहले एक घर के कामों से बहुत परेशान थी, अब और सुमित्रा जी की सेवा करना एक नई मुश्किल बन गई थी। एक दिन रीना के मायके वालों ने उसे सलाह दी कि इस बुजुर्ग औरत को वृद्धाश्रम में भेज दो, अब क्या सरदर्द पालना। इधर रीना की जेठानी सुनीता ने भी अपने पति से कहा कि अम्मा जी को वृद्धाश्रम भेज दो, कौन उनकी सेवा करेगा, मुझसे तो ये सब नहीं होगा। फिर आप कहीं कहोगे कि माँ की सेवा नहीं करती। उसकी इस बात से संजय भी तैयार हो गया, पर अभी ये बात उन्होंने अपने तक ही सीमित रखी। इधर सुमित्रा जी अब बिस्तर ही होकर रह गई थी। पहले जैसे हुक्म चलाना, पूरे घर में कामकाज की निगरानी करना, ये सब उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। अब वो बेबसी के साथ हर काम के लिए दूसरों को देखती रहती थी। वो आंखों जो कभी संतोष और खुशी में चमकती थी, अब वो गहरे दुख, पछतावे और आत्मग्लानि के मिले जुले भावों से फीकी पड़ चुकी थी। पहले जहाँ सुमित्रा जी को अंधेरे से डर लगता था, अब वो अंधेरे में तब तक रहने पर मजबूर हो चुकी थी जब तक कमरे में कोई आकर रोशनी न कर दे। उनका बड़ा बेटा संजय तो जैसे उनके कमरे में एक बार झांकना भी पाप समझने लगा था। सुनिश्चित रूप से सुमित्रा जी को वो समय याद आता जब उनकी हर बात कभी आदेश जैसी होती थी। सब उनकी इज्जत करते, उनकी निजी जिंदगी फैसले भी लोग उनकी राय और इच्छा से लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी पर दबाव डाला हो, बल्कि सबको उनके सलाह लेने की आदत पड़ गई थी। शायद बचपन की आदत खत्म होने के लिए कोई खास वजह चाहिए होती है, और सुमित्रा जी की बीमारी ने संजय जैसे असदादी बेटे को वजह दे दी थी। उनकी वर्षों की सत्ता एक झटके में उनसे छिन गई। मुकेश तो न जाने क्यों हर मामले में खुद को अलग रखता था, और सुमित्रा जी भी ज़्यादा महत्व और अपनापन अपने बड़े बेटे संजय को देती थी। उसके खाने पीने की चिंता, उसके आराम करने का ध्यान रखना और कभी उसे कोई तकलीफ ना होना। तो सुमित्रा जी परेशान बिल्ली की तरह हर समय उसके पीछे घूमती, अपने हाथों से उसका पसंदीदा खाना, ताज़ा फल और दूसरी पौष्टिक चीज़ें उसके पास रखती थी। और चंद दिनों में बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता था। लेकिन आज उसी माँ के मुश्किल दिनों में वही बेटा कोई परवाह नहीं करता। उस माँ के लिए तो बेटे की मौजूदगी ही एक दवा जैसी थी। आज अगर कोई उनकी सेवा कर रहा था तो वो थी छोटी बहू रीना। उसने दिल से उनका सम्मान किया, क्योंकि उसकी अपनी माँ तो उसके जन्म के समय ही चल बसी थी, इसलिए वो सासू माँ से अपनी माँ की कमी पूरी करती थी और अब बीमारी के दिनों में भी दिल से उसकी सेवा कर रही थी। हर समय डांट सुनकर आदेश मानती थी और थोड़ी देर होने पर खूब बातें भी सुनती थी। अनाड़ीपन के ताने और लापरवाह जैसे शब्द सुनकर भी रीना सब सहती थी। कभी दिल का बोझ हल्का करने के लिए अगर रीना अपने पति से कुछ कहती तो समझाते कि उसकी माँ की बुराई कर रही है। ये सोच कर भी वो उसे बहुत बुरी तरह डांट देता, तुमसे बड़ी है, अगर कुछ समझा देती है तो इसमें आपत्ति क्या है। हर समय मुझे फालतू की बातें मत सुनाया करो, मैं घर के मामलों में दखल देना नहीं चाहता। पति की बातें सुनकर रीना बस चुप हो जाती, पर मन भी मन सोचती कि अपना दिल हल्का करने के लिए अगर पति का सहारा ना लूं तो किसका लूं। शायद बेटा भी माँ जैसा है, मेरे जज्बातों और भावनाओं को इन लोगों को कोई परवाह नहीं, बस उनकी हर ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुमित्रा जी के साथ समय बिताना, उनके उलझे बाल संवार कर बांधना, सर में तेल लगाकर मालिश करना, इधर उधर की बातों से उनका मन बहलाना, हर छोटा बड़ा काम रीना ही कर रही थी। मगर रीना के मायके वाले हर समय उसे सलाह देते कि इतनी सेवा करके क्या मिले।
मिलेगा ये तो बुढ़िया मर जाएगी, फिर पैरों पर खड़ी होकर तेरा जीना मुश्किल कर देगी। ऊपर वाले ने तेरे लिए एक राह बनाई है तो खुद को क्यों मुश्किल में डाल रही। पहली फुर्सत में पति को समझाकर इस सास को वृद्धाश्रम भेज दे। पर ऐसी सलाह सुनकर रीना तड़प उठती थी कि क्या किसी इंसान की बीमारी की इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है कि उसे घर और परिवार से दूर कर दिया जाए। उन्होंने काम के मामले में सख्ती ज़रूर की थी, मगर मैंने खाने पीने के लिए कभी तंग नहीं किया। फिर वो उनसे इतनी नफरत कैसे कर सकती है। उसने अपने कान बंद कर लिए और किसी की सलाह नहीं सुनी। बस सासू माँ की हर तरह से ध्यान रखती, मगर उनके दिल का क्या करती, जिसमें बस संजय, उसकी पत्नी और बेटी ही बसे थे। उन तीनों को देखकर सुमित्रा जैसे फिर से जी उठती थी। उनका मन हर वक्त संजय और सुनीता की राह ताकता रहता और फिर आंखें जो हर आहट पर दरवाजे की ओर उठती थी, निराश होकर नम हो जाया करती थी। उनकी ये पीड़ा रीना से देखी नहीं जाती। अगर सुमित्रा जी को संजय से ज़्यादा लगाव था तो उसे भी अपनी माँ को वैसा ही प्रेम करना चाहिए था, उसकी चिंता करनी चाहिए थी। मगर वे लोग तो ना प्रेम करते और ना ही अपने कर्तव्य समझकर उनके पास आते थे। संजय की पत्नी सुनीता भी सुमित्रा जी की टोका टाकी से तंग होकर सामने ही मुंह बिगाड़ लेती थी। उनकी बातों को अनसुना कर अपने मन की करती सिर उठाकर घर से चली आती, मगर सासू माँ से कभी इजाज़त नहीं लेती थी। उसके बावजूद भी कमाल की बात यह थी कि कभी भी सुमित्रा जी ने सुनीता को किसी बात पर माथे पर बल तक नहीं आने दिया। उल्टा नाराज होने की जगह हर वक्त संजय संजय करती रहती। जब सुमित्रा जी की तबीयत पूरी तरह ठीक थी तब हर वक्त संजय उसके सामने प्यार जताता रहता, उसके पैरों में बैठकर अपने ऑफिस के रोजमर्रा के किस्से सुनाता, हंसी मजाक करता। पर दूर बैठकर चुपचाप ये सारे दृश्य देखने वाले मुकेश की आंखों में एक अजीब सी प्यास रहती, जिसे देखकर रीना बहुत परेशान हो जाती थी। मुकेश का अंदाज सुमित्रा जी से प्रेम जताने वाला था, मगर कभी अपनी भावनाओं को शब्द में ढालने की इच्छा नहीं थी कि उसने कभी जताने की कोशिश नहीं की। अपने जज्बातों को अपने भीतर ही छुपा कर रखा। घर के हर सदस्य की सुविधा, खुशी और ज़रूरत के लिए दिन रात मेहनत की, लगन से काम किया और बिना कहे सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखा। माँ की बात पर चुप रहना तो उसकी इज्जत करना था। इसी तरह अच्छे बुरे दिन बीतते जा रहे थे। तभी एक दिन सुनीता ने साफ शब्दों में कह दिया कि संजय माँ जी को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वहाँ पर उनकी देखभाल अच्छे तरीके से होगी। यहाँ तो कोई इतना जानकार भी नहीं है, किसी को क्या पता कि इस हालत में कैसे सावधानियाँ बरतनी हैं और कैसे व्यायाम करवाने हैं। माँ जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस दौरान हम भी समय निकाल कर हर दूसरे तीसरे दिन माँ जी के पास जाया करेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। सुनीता ने अपनी राय रखते हुए अपने पति की सहमति चाही तो संजय भी कहने लगा, हाँ ये अच्छी बात है, मुझे भी माँ की बहुत चिंता है। हमारे पास समय नहीं होता कि हम उनकी पूरी निगरानी के साथ इलाज और दवाइयों की जिम्मेदारी निभा सकें, और रीना को भी शायद ज़्यादा जानकारी ना हो कि ऐसे रोगी की देखभाल कैसे होनी चाहिए। दूर खड़ी रीना उन दोनों स्वार्थी और दोहरे चेहरे वाले लोगों की बातें और फैसला करने का तरीका देख रही थी। फिर अपने पति मुकेश की ओर देखने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि आज संजय को उसका पति बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और उसे अपनी तरह समझा देगा कि माँ कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं हम सबके साथ रहेंगी। मगर वो तो आज इतने नाजुक मौके पर भी चुपचाप से झुकाकर बैठा था, जैसे उसे इस पूरे मामले में कोई लेना देना ही नहीं हो कि कौन क्या फैसला ले रहा है। जबकि सुमित्रा जी उसकी भी माँ थी, वो भी इस घर का हिस्सा था, तो उसे भी पूरा अधिकार था निर्णय लेने का। मगर नहीं, वो भले ही स्वार्थी और संवेदनहीन न रहा हो, पर हद से ज़्यादा डरपोक और कमज़ोर इंसान ज़रूर था। संजय तो बस ऊंची आवाज़ में बोलकर सबको डराने की कोशिश करता, पर मुकेश, उसके पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बड़े भाई के सामने डटकर खड़ा हो सके। और जब मुकेश ने इसे झुका लिया था तो रीना क्या कर सकती थी। उसने मुकेश को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो भी शायद अब अंदर से सुन हो चुका था। रीना ने निराशा की स्थिति में अपनी सासू माँ को की ओर देखा, जिनकी किस्मत का फैसला उनके सामने किया जा रहा था, ये जानते हुए कि उनके कान बिल्कुल ठीक हैं। एक समय था जब वो इस पूरे घर की रानी थी और आज इसी घर में के लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। उनकी आंखें भीग चुकी थी और दुख और विश्वास के साथ उन्हें तय किया कि ठिकाने को सुनकर बहुत परेशान हो रही थी कि ये सब देखकर रीना का मन बहुत बेचैन हो गया। न जाने कैसे उस समय उसमें इतनी हिम्मत आई। उसने अपने पति से बार बार मना करने के बावजूद भी ये बात कह दी कि सासू माँ का ध्यान मैं रखती हूँ, उनकी दवाइयाँ मैंने कभी नहीं छोड़ी और ना ही कोई लापरवाही की। ये माँ है क्या, इन्हें ऐसे ही उन्हें एक बोझ समझकर अपने सर से उतार कर फेंक देंगे क्या? आप लोगों के बचपन में माँ जी ने ऐसा ही किया था। ये बच्चा ज़्यादा परेशान करता है तो इसे किसी अनाथालय में दाखिल करवा देते हैं या नहीं? क्योंकि उन्होंने माँ होने का फर्ज निभाया है, तो आज हम जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम कैसे उन्हें बेसहारा बुजुर्गों के बीच छोड़ आएंगे। उनसे किसी ने पूछा कि वो क्या चाहती है। उनका घर है, अपनी दुनिया छोड़कर वो नहीं जाना चाहेंगी। यहाँ उनके सुनहरे दिनों की यादें और उनके बच्चों की आवाज़ें बसी हुई हैं, यही सब तो उनका सहारा है। अगर ये भी छीन लिया तो शायद माँ जी जीते जी मर जाएंगी। सुनील उसकी अपनी
उसकी बात पर शर्मिंदा हो गया और बाकी सब एकदम से सन्न रह गए। कुछ क्षणों के लिए कमरे में भारी चुप्पी छा गई। फिर धीरे धीरे सुनील और उसकी पत्नी और मुकेश भी कमरे से बाहर चले गए। सुमित्रा जी आंखों से 2 आंसू की बूंदें तकिए में समा गईं। अब रीना के फैसले पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और करता भी कैसे, पिछले 2 हफ्तों से वही घर के सारे काम के साथ साथ सासू माँ की सेवा भी पूरी तन्मयता से कर रही थी। फिर अब अगर वो पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रही थी तो किसी को क्या आपत्ति होनी थी। अब रीना हर रोज सुबह अंधेरे से उठ जाती, सबसे पहले सुमित्रा जी के कमरे में पहुंचती, पानी गर्म करती, सासू माँ का हाथ मुंह धुलाती, उनके कपड़े बदलाती, मुकेश की मदद से बिस्तर की चादर बदलती, पूरे कमरे की सफाई करती और फिर घर के दूसरे कार्यों में लग जाती थी। और समय समय पर उनके कमरे में झाँक कर उनकी निगरानी करती कि माँ जी कहीं आवाज़ तो नहीं दे रही हैं। सासू माँ की सेवा करते हुए उनके चेहरे पर दिखने वाला सुकून और संतोष महसूस करके रीना की सारी थकान उतर जाती थी। ऐसा लगता जैसे उनकी मेहनत का फल मिल गया है। धीरे धीरे सुमित्रा जी बोलने लगी थी, उनकी आंखों में फिर से जीने की इच्छा लगी थी। अब उनका ध्यान भी रीना की तरफ से ही लगा रहता था। उनकी तरफ उम्मीद से देखती थी, मगर कभी कभी आंखों में बीते वक्त की चुभन दिखने लगती तो आंखें दुख और पछतावे से लाल हो जाया करती। उनमें छिपा हुआ अपराध बोध, उदासी, अफसोस और रीना से अपनापन साफ नजर आता था। इधर मुकेश दोस्त सुमित्रा जी की तबीयत पूछकर दफ्तर जाता। लौटने पर भी वो काफ़ी देर तक कमरे में खड़ा होकर अपनी पत्नी की सेवा को चुपचाप देखता, पर ना कभी तारीफ की और ना कोई शिकायत। इधर सुमित्रा जी में सुधार के साथ साथ निराशा बढ़ती जा रही थी। जिस बेटे पर इतना गर्व था वो दिन ब दिन दूर होता जा रहा था। उसकी बेरुखी और स्वार्थ खुलकर सामने आने लगा था, जैसे वो निडर हो गया हो, या फिर पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए ये जान ही नहीं पाया कि माँ को कितना अकेला छोड़ चुका है, कितनी तकलीफ दे रहा है। उसका रवैया देखकर रीना भी दुखी हो जाती थी। अपने बीते व्यवहारों पर सुमित्रा जी हर समय उसके सामने बेहद शर्मिंदा होती। रीना, तो मेरी बहू ने बेटी है, और फिर घंटे किसी सोच में डूबी रहती, जैसे कोई निर्णय लेना चाहती हूँ मगर समझ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा, रीना बहू संजय को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सासू माँ के कहने पर रीना ने अपने जेठ संजय को संदेश दे दिया कि माँ जी आपको बुला रही हैं, जब भी समय मिले तो उनके पास चले जाना। तो संजय ने यूं ही सिर हिला दिया, मगर 3 दिन तक उसने सुमित्रा जी की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। सुमित्रा जी बार बार रीना को संदेश देकर भेजती। कई दिन बाद आखिरकार एक दिन बहुत मजबूरी में सुनील सुमित्रा जी के पास पहुंचा और बोला, माँ मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ, आप बार बार मुझे क्यों बुला रही हैं? अपने चेहरे पर आई हुई झुंझलाहट को वो बहुत कोशिश के बाद भी छुपा नहीं पाया। वकील को बुलाना है, उनके होठों से ये शब्द टूटकर निकले तो संजय वकील का नाम सुनकर चौंक गया। वकील सुमित्रा जी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो। एक पल के लिए संजय भी रुक सा गया, मगर फिर ये सोचकर कि शायद माँ अपनी दुकानें और घर में नाम करना चाहती हैं, वो मन ही मन खुश हो गया कि अच्छा है, माँ के जीते जी मुझे मेरा हक मिल जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर उसने सुमित्रा जी का कांपता हुआ हाथ चूमा और अगले 2 घंटे बाद ही वकील को घर बुला लाया। कमरे में कुछ देर तक तो ऊंची आवाज़ें आती रहीं, लेकिन फिर बातें होते होते वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया और देर तक कोई बाहर नहीं आया। रीना ने भी जब उस ओर ध्यान देना ठीक नहीं समझा। जो भी मामला है माँ बेटे के बीच का है सोचकर रीना ने सिर झटक दिया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन वकील के जाने के बाद से रीना ने महसूस किया संजय और सुनीता का बदला हुआ बर्ताव। उनके लहजे में अब रूखापन और घमंड था। अब सुमित्रा जी के बुलाने पर भी वे दोनों साफ मना कर देते कि वक्त नहीं है। माँ जी को कहना कुछ नहीं होता, बस हर समय बुला लेती हैं, उनको तो बच्चों जैसा हाल हो गया है। ये सब बोलते हुए उन्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं आती थी। शायद सुमित्रा जी ने भी उनका ये बर्ताव महसूस कर लिया था और कुछ शर्मिंदा सी रहने लगी थी। अब रीना से बात करने की बजाय वो चुप रहने लगी थी। चेहरे पर गुजरे समय का पछतावा और उदासी सब दिखाई देती थी, मगर रीना के पास भी उन्हें तसल्ली देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। दिन इसी तरह खामोश और उदासी से बीत रहे थे कि एक दिन सुमित्रा जी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उस वक्त संजय और सुनीता तैयार होकर खरीदारी के इरादे से घर से निकल रहे थे कि तभी रीना ने उनसे बहुत विनती की कि माँ जी को पहले डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मुकेश भी किसी मीटिंग के लिए गया हुआ है और उसने संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। पर सुनीता ने रीना की बात को अनसुनी कर जबरदस्ती संजय को साथ लिया, दरवाजे से बाहर निकल गई। रीना जो उसके बस में था सब करके देख लिया, लेकिन सुमित्रा जी बहुत तकलीफ में थी, वो कुछ नहीं कर पाई। लाचार होकर उन्हें अंतिम सांसें लेते देखती रही। उनकी आंखों में वीरानी और बेटे की बेरुखी का दर्द साफ झलक रहा था। सांसें डगमगाने लगी, चेहरा पीला पड़ गया और पूरा शरीर कांपने लगा। उसी पल मुकेश घर पहुंचा। हमेशा की तरह माँ के लिए ताज़ा फल
हाथ में लिए वो संतोष भरे मन से दाखिल हुआ, मगर कमरे में दरवाजे भीतर कदम रखते ही माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। सुमित्रा जी की हालत देखकर उसके कदम वहीं छिटक गए। हाथ में मौजूद फल जमीन पर गिर कर बिखर गए। मगर मुकेश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ, आपने मुझे भी तो बेटा माना था ना, एक बार बेटा कहकर तो देखती, एक बार मुझे बुलाती, मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला था। आप तो मेरा इंतजार करने लगी थी, आज क्यों बिना बताए मुंह मोड़ लिया? मैं आपका अपना बेटा नहीं था, इसीलिए मुझे कभी काबिल नहीं समझा। मुकेश के दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी और पास खड़ी रीना हर सच्चाई से अनजान मुकेश को बिखरते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खुला। संजय और सुनीता अंदर दाखिल हुए। माँ को पुकारते हुए वो कुछ कहना चाहते था शायद, मगर सामने का दृश्य देखकर पल भर में समझ गया कि वो बहुत देर कर चुका है। उसे एक झटका सा लगा। उससे पहले कि वो जमीन पर मुंह के बल गिरता, उसने दीवार का सहारा लिया। कुछ पल तक गहरी सांसें लेकर वो तेजी से आगे बढ़ा और सुमित्रा जी के चरणों को छूते हुए बोला, मैं आपसे नाराज था ना माँ, मुझे आपसे मिलने आना था, मगर उस दिन के झगड़े ने मेरे कदम हर बार आपकी ओर बढ़ने से रोक दिए। मुझे खुद पर भी गुस्सा था। आप तो मुझे बनाया करती थी, मुझे ऐसी आदत क्यों डाल दी माँ जो आप पूरी नहीं कर पाई? कहते हुए संजय ने सुमित्रा जी के पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया, जो अब ठंडा पड़ चुका था, और जो बातें वो कह रहा था वो भी अब उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर चिंता की परछाई उभर आई। वो खुद से भी नजर चुरा रहा था। कई दिनों से माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर वो सिर्फ अपनी अहम की संतुष्टि के लिए एक बार भी उनके सामने नहीं आया। पछतावा हो रहा था, मगर अब क्या फायदा। कुछ देर और वहां बैठकर वो तेजी से उठा और बाहर चला गया। मुकेश वहीं माँ के सिरहाने बैठे, कभी उनके बाल सहलाता रहा तो कभी उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता। वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। रीना ने 2-3 बार उसे पुकारा भी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने कंधे पर हाथ रख कर दिलासा दी, मगर मुकेश को गहरा सदमा पहुंचा था। और रीना आज ये सच्चा प्रेम देखकर हैरान थी। उसे तो लगता था कि उसका जेठ संजय अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और उसका पति मुकेश केवल कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। संजय ने माँ को बिल्कुल भुला दिया था, जबकि मुकेश ने बीमारी में माँ के और भी पास जाकर उनका ध्यान रखा और अपने व्यवहार से सच्चा प्रेम जता दिया। सुमित्रा जी बड़े बेटे के दिखावे और छोटे बेटे की सच्ची सेवा देखकर इस दुनिया से जा चुकी थी। कमरे में गहरा शोक, सूनापन और खामोशी छा गई। कुछ दिनों तक शोक में रहने के बाद वकील साहब दोबारा से वसीयत लेकर आए और उन सबको एक हॉल में बुला लिया, मगर वसीयत सुनकर रीना की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। सुमित्रा जी ने अपनी पूरी जायदाद उसी को सौंप दी थी। संजय के हिस्से में अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। घर भी अब उसी का था। ये वसीयत सुनकर वो कुछ बोलने ही वाली थी कि संजय एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरी अपनी माँ गोद लिए हुए बेटे को सब कुछ कैसे सौंप सकती हैं? उसका असली बेटा तो मैं ही हूँ। ये एक नई बात सुनकर रीना हैरानी से अपने पति मुकेश की तरफ देखने लगी। तभी मुकेश कुछ कहता उससे पहले वकील साहब ने कहा कि अब इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ ने अपने जीते जी ही सब कुछ अपनी छोटी बहू रीना के नाम कर दिया था। उनका मानना था कि संजय उनका सगा बेटा होने के बावजूद भी उसने अपनी माँ की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वो तुम्हें देखने के लिए तरसती नहीं थी, जबकि छोटी बहू ने अपनी तरफ से उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रही मुकेश की बात, तो उसके लिए उनका मानना था कि वो उनका गोद लिया हुआ बेटा है, पर उसको सुमित्रा जी ने कभी अपने बेटे के समान प्यार नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने सुमित्रा जी से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। उनके अंतिम समय में उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए अपनी दोनों दुकान उन्होंने अपने दोनों छोटे बेटे मुकेश के नाम की है। अंत में सुमित्रा जी ने लिखा है कि मेरे अपने सगे बेटे बहू तो मुझे वो समझकर वृद्धाश्रम छोड़ने चले थे, लेकिन मेरी छोटी बहू रीना ही है जिसने मुझे इस घर में और अपने दिल में जगह दी है, अपनों के बीच रखा है। इसलिए उन्होंने अपना ये घर रीना के नाम किया है, ताकि वो उनकी यादों को हमेशा संजो कर रखेगी। वसीयत पढ़कर वकील साहब ने संजय और सुनीता की तरफ देखते हुए कहा, अब आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर संजय और सुनीता ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे दोनों को पछताने का एहसास हो रहा हो। पर अब पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो दोनों अपना समूह लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रीना ने मुकेश से कहा, मुकेश, आपने मुझे कभी ये नहीं बताया कि आप माँ जी के सगे बेटे नहीं थे। तो मुकेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं कैसे बताता, मैंने तो हमेशा से उन्हें अपनी सगी माँ माना था, क्योंकि मैं तो एक बेसहारा बच्चा था जो गलियों में भटकता था। संजय के माता पिता ने मुझे गोद लेकर मुझ पर उपकार किया, मुझे खाना दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, शिक्षा दिलाई और अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। वो मेरे उपकारी हैं। उन्हीं की वजह से मैं तुमसे शादी कर पाया, वरना शायद आज भी किसी कोने में भीख मांग रहा होता।
या शायद अब तक मर चुका होता। ये सुनकर रीना हैरान रह गई। क्या ये भी एक सच्चाई हो सकती है? उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी मुकेश ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। जानती हो, जब तुमने सबके खिलाफ जाकर माँ की सेवा करने का निर्णय लिया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगी कि तुमने बिना कुछ कहे एक बहू की, एक पत्नी और एक माँ सबका फर्ज निभाकर मेरा मान रखा है। अगर तुम न होती तो शायद मैं कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाता। ये सुनकर रीना की आंखें भर आईं। उसने अपने दोनों बच्चों और पति को गले से लगा लिया और आंसू पोंछते हुए बोली, आप सब भी मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मैं भी शायद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाती। इसलिए अब हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सुनकर सबके होठों पर मुस्कान छा गई। अब रवीना और मुकेश दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।